आज की डिजिटल दुनिया में भारत का स्थान काफी आगे है। दुनिया भर के देशों में डिजिटाइजेशन हुआ। इसमें भारत और भारतीयों का बड़ा योगदान है। भारत की बात करें तो आज हर उम्र, वर्ग और हर पेशे से जुड़े लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। आर्थिक लेन देन से लेकर जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन तक अब ऑनलाइन हो रहा है। कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल अब हर सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में हो रहा है। शहरी क्षेत्रों की बात तो दूर, गांव और पंचायतों में भी लोग बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के नहीं रह सकते। अब इंटरनेट सबकी आधारभूत जरूरतों में शामिल हो चुका है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर भारत डिजिटल पैमाने पर कहां खड़ा है, यही हम देखेंगे और बताएंगे आपको कंप्यूटर क्रांति से डिजिटल इंडिया तक के सफर के बारे में। मनुष्य ने अपने काम को आसान करने के लिए मशीन का निर्माण किया और इसी क्रम में अस्तित्व में आया कंप्यूटर। प्रेस्पर एकार्ट और जॉन विलियम मचली ने दुनिया का पहला कंप्यूटर बनाया था। जिस समय दुनिया में पहला कंप्यूटर बना, उस समय इसकी कीमत $5 लाख रखी गई। दुनिया के पहले कंप्यूटर का आविष्कार आर्मी की समस्याएं सुलझाने के लिए किया गया था। दुनिया को पहला कंप्यूटर 1940 के दशक में मिला था, लेकिन भारत ने पहली बार 1956 में कंप्यूटर खरीदा। तब इसकी कीमत 10 लाख रुपए थी। इसका नाम HEC2M था। भारत के पहले कंप्यूटर को कोलकाता के इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में लगाया गया। भारत का पहला कंप्यूटर टिफ्रैक था। इसका पूरा नाम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है। टिफ्रैक ने साल 1956 में काम करना शुरू किया था और 1965 तक ये काम करता रहा। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स या IBM ने साल 1975 में पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया, जिसे व्यक्तिगत कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर कहा गया। 1980 के दशक में देश की दो बड़ी टेलीकॉम कंपनी MTNL और VSNL की शुरुआत हुई। 1980 के दशक से डिजिटल रेवोल्यूशन शुरू हुआ। जब कंप्यूटर आया, उसके बाद सोशल मीडिया आया, इंटरनेट आया। आज हम डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं, जिसके बिना एक मिनट भी नहीं चल सकता कोई भी सोसाइटी, कोई भी इंडस्ट्री। 1 जुलाई 2015 को श्री PM मोदी साहब ने डिजिटल इंडिया लॉन्च किया, जो कि एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था। और आज पिछले 8 सालों में, 10 सालों में अगर हम देखें तो डिजिटल ने नया रूप ले लिया हिंदुस्तान के लिए। डिजिटल में अगर आप देखें तो डिजिटल लेन देन ने लोगों के व्यापार को सुखमय बनाया। साल 1991 में ग्लोबलाइजेशन के दौर में सरकार की मदद से प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने सॉफ्टवेयर डेवलप करना शुरू किया और इसमें काफी ग्रोथ दर्ज की गई। 1998 में भारत सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भारत का भविष्य घोषित कर दिया। साल 1991 में दूसरे देशों में कंप्यूटर निर्यात करने पर लगाई जाने वाली ड्यूटी को हटा दिया गया। सॉफ्टवेयर कंपनियों को निर्यात से हुए फायदे पर 10 वर्ष तक के लिए टैक्स में राहत दी गई। अब देश में 100% इक्विटी के साथ मल्टीनेशनल कंपनियों को आने की इजाजत मिल गई। आंकड़ों की बात करें तो 1997 से 1998 के बीच भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों ने निर्यात करके $1.76 बिलियन का मुनाफा कमाया। इससे पहले यानी 1990 से 1991 में यह आंकड़ा काफी कम था। इस दौरान इन कंपनियों की ग्रोथ 45% रही। इसके बाद से लगातार कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ने लगा और भारत अब दुनिया भर में सबसे अधिक सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता है। भारत में डिजिटल रिवॉल्यूशन की बात करें तो आज भी भारत में 130 करोड़ के देश में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट को यूज नहीं कर पा रहे। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि तकरीबन देश के 70% यानी कि 70% लोग इंटरनेट से वंचित है। तो हमें बहुत संघर्ष करना है। हमें गांव गली चौराहे तक पहुंचना है और इंटरनेट को हर गांव तक पहुंचाना है, ताकि वो भी डिजिटल रिवॉल्यूशन का एक हिस्सा हो सके।
वर्ष 2009 से 2014 आधार कार्ड के लिए अहम रहा। 28 जनवरी 2009 को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI की शुरुआत हुई। 23 जून 2009 को इन्फोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकनी को इस प्रोजेक्ट का हेड बनाया गया। अप्रैल 2010 में नंदन नीलेकनी ने इस प्रोजेक्ट का नाम आधार रखा और फिर इसका लोगो लॉन्च किया। इसके तहत 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देश के नागरिकों को देने का प्लान बनाया गया। ये योजना बहुत सफल रही, जो कि बिना डिजिटाइजेशन के संभव नहीं थी। आज सरकार आधार के माध्यम से ही डिजिटल तरीके से करोड़ों लोगों को मुफ्त अनाज और सब्सिडी मुहैया करा रही है। सारे की सारी जनता जो है वो डिजिटल हो गई है। आप कहीं भी जाएंगे तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस एक्सेप्टेड हैं। छोटी से छोटी दुकानों में भी, छोटे शहरों में भी पेटीएम और बाकी ऐसी कई कंपनियां हैं जो डिजिटल पेमेंट गेटवेज प्रोवाइड करती हैं और बैंक के साथ कनेक्ट करती हैं और लोग बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और आपने देखा होगा जनधन अकाउंट जो ओपन हुए थे, गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स हैं, सब्सिडीज़ हैं, वो भी डिजिटाइजेशन के थ्रू जा रहे हैं। और टोटल पूरे कंट्री में हमारा एक ऐसा नेटवर्क फैला है जो डिजिटाइजेशन को सपोर्ट करता है। मोदी सरकार डिजिटल करेंसी से लेकर किसानों को डिजिटल सेवाएं देने, डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने, ई-पासपोर्ट मुहैया कराने, डिजिटल शिक्षा, डिजिटल बैंक और डिजिटल डाकघर के संबंध में बड़ी तैयारी कर रही है। साथ ही 5G मोबाइल सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। इसके बाद से निजी दूरसंचार कंपनियां देश में 5G सेवाओं की शुरुआत कर पाएंगी। 5G सुविधा आरंभ होने के बाद उपयोगकर्ता अपने 5G स्मार्टफोन का और बेहतर तरीके से उपयोग कर सकता है। इसी के तहत वित्त मंत्री ने क्रिप्टो करेंसी से आय पर 30% का बड़ा ऐलान करने के साथ ही साफ कर दिया कि वर्ष 2022-23 में ही भारतीय रिजर्व बैंक अपनी डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपया जारी करेगा। डिजिटल भारत का सबसे पहला घटक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब भारत के हर क्षेत्र में डिजिटल सेवाएं पहुंचाने के लिए एक मजबूत और बुनियादी ढांचा तैयार करना। दूसरा घटक है डिजिटल सेवा का वितरण, यानी भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली किसी भी सहायता या सेवा का डिजिटल रूप से ही वितरण करना। इससे देश में भ्रष्टाचार को भी काफी हद तक रोका जा सकता है, क्योंकि अगर हमारे पैसों का सारा लेन देन डिजिटल हो जाएगा तो इन सभी लेन देन पर हमेशा सरकार की नजर रहेगी। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स हैं और आपका UPI है, तो आपका जो ट्रांजैक्शंस है वो सिक्योर्ड हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनमें कोई एक्सपोजर नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन पिक पॉकेट वाला जो चक्कर था वो ख़त्म हो गया है। जो भी क्राइम होगा वो एक वाइट कॉलर क्राइम जो बहुत इंटेलिजेंट तरीके से, लेकिन वो ट्रेस होता है, उन क्राइम्स का ट्रेस होता है। आपकी फॉरेंसिक्स होती हैं जिससे वो पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने कैश रखा, वो फॉर ए कॉमन मैन पॉइंट ऑफ व्यू, वो अगर निकल गया तो बहुत मुश्किल होता है प्रूव करना कि उसने निकाला, कब निकाला, कैसे निकाला, रिकवर करना। लेकिन जो ट्रांजैक्शंस आपके इंटरनेट में होती हैं उनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ट्रेस हो जाती है। तीसरा घटक है डिजिटल साक्षरता, यानी डेस्कटॉप, PC, लैपटॉप, स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का ज्ञान होना। यदि लोगों को इन सभी उपकरणों का ज्ञान नहीं होगा तो वो इनका ठीक से उपयोग नहीं कर पाएंगे। इस डिजिटल भारत अभियान के तहत भारत के 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा भारत की राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना का संचालन करने वाली कंपनी भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड इस अभियान की संरक्षक है। इस योजना के तहत डिजिटल एकीकृत भुगतान यानी UPI की शुरुआत ने देश के हर हिस्से में डिजिटल भुगतान के लाभों की नींव रख दी। आज हर घर और छोटी दुकानें भी भुगतान और लेन देन के मामले में UPI पर निर्भर हैं। ये कई निजी अभिकर्ताओं को डिजिटल भुगतान का विकल्प प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया है।
ऐसे भी दिन कभी सोचे नहीं होंगे जब सब्जी वाला भी आज डिजिटल पेमेंट लेने लगा है, रिक्शा वाला भी डिजिटल पेमेंट लेने लगा है। तो हम अभी एक अच्छे पड़ाव की ओर पहुंच रहे हैं, पर हमें कई पड़ाव आगे हासिल करने हैं। पर जैसे उसके फायदे हैं उसके कुछ नुकसान भी है। हमें सेफ्टी सिक्योरिटी में भी काफी आगे ध्यान रखना है। डिजिटल पेमेंट्स की क्षेत्र में डिजिटल मार्केटिंग इतनी सॉफ्ट इजी हो गई है, जैसे कि सोशल मीडिया में आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट, फेसबुक है, गूगल है, इंस्टा है, ऐसे कई माध्यम से आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो ऑडियंस आप चाहते हो आप उसी को डायरेक्ट टारगेट कर सकते हो। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। इलेक्ट्रॉनिक ग्राहक पहचान प्रणाली EKYC, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज भंडारण प्रणाली डिजी लॉकर और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रणाली ई-साइन व्यवसायों व उनके संचालन को व्यवस्थित करने में मदद के लिए पेश किया गया था। डिजिटल इंडिया की पहल को आगे बढ़ाते हुए ई-विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाए जाने की भी घोषणा वित्त मंत्री द्वारा बजट में की गई। सूचना क्रांति का सबसे अधिक सबल उदाहरण कोरोना काल में तब देखने को मिला जब शिक्षा पूरी तौर पर ऑनलाइन माध्यम से शुरू हो गई। बच्चे को प्रोग्रेस करने के लिए चाहिए एजुकेशन। एजुकेशन के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स क्रिएट हो गए, जिससे एजुकेशन रेगुलर हो गई और अब बच्चा डिस्टर्ब नहीं होता। छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें डिजिटलाइजेशन ने इफेक्ट किया, जैसे कि टोल टैक्स। पहले कितनी लंबी कतार लगती थी, अब डिजिटल पेमेंट की वजह से फास्ट ट्रैक क्रिएट हो गया, गाड़ियाँ जल्दी चली गई, वहाँ पे भीड़ नहीं लगी। वर्तमान के इस आधुनिक युग को हम डिजिटल युग भी कह सकते हैं, क्योंकि आज हमारे आसपास हर काम कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक से हो ही रहा है। इसके चलते ही देश के ग्रामीण इलाकों के लोग भ्रष्टाचार के ज्यादा शिकार होने से बच जाते हैं। पहले कम जानकारी होने की वजह से कई बार मुफ्त के कामों के लिए भी लोगों को रिश्वत देनी पड़ जाती थी। कई बार तो उन्हें सरकारी सुविधाओं और योजनाओं की जानकारी भी नहीं मिलती है। लेकिन डिजिटल इंडिया के इस अभियान से देश में भ्रष्टाचार कम हुआ है। इसके अलावा इस अभियान की वजह से देश का विकास तेजी से होगा, क्योंकि इसकी वजह से हमारे देश के पिछड़े हुए गांवों का विकास होगा। भारत के हर गांव में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी इंटरनेट का उपयोग कर देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। वर्तमान में किसी भी सरकारी परीक्षा का फॉर्म और उसकी फीस अपने घर बैठकर भर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सरकारी कार्यों को भी घर बैठकर आसानी से कर सकते हैं। आज के समय में डिजिटल इंडिया की वजह से नए नए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। इसके अलावा बढ़ता हुआ वर्क फ्रॉम होम और ई-कॉमर्स ने भी जीवन को आसान बनाते हुए काम की गुणवत्ता को बढ़ाया है। डिजिटलाइजेशन की वजह से जो ई वॉलेट्स क्रिएट हुए हैं, उसमें आप इजी और ऑलमोस्ट इंस्टेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिजिकल कैश कैरी करने का रिस्क ही ख़त्म हो गया। EWS के अंडर जिनके लिए भी अकाउंट्स खोले गए हैं, उसमें गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पैसा सीधा ट्रांसफ़र हो जाता है, मिडिलमैन ख़त्म, करप्शन भी ख़त्म। डिजिटलाइजेशन के अंडर एक तो वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी क्रिएट हो गई, और सेकेंडली चाहे वो वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं या ऑफिस से घर आ रही हैं, फिर उन्हें अपना घर देखना पड़ता है। तो जितने भी ई-कॉमर्स के अंडर प्लेटफॉर्म्स क्रिएट हुए हैं, वहाँ उन्हें ईजी शॉपिंग की फैसिलिटी, ऑनलाइन शॉपिंग की फैसिलिटी क्रिएट हो गई, और साथ ही साथ ग्रॉसरी तक भी घर पर डिलीवर हो जाती हैं, जिससे लाइफ काफ़ी कुछ ईजी हो जाती है। कोई भी चीज़ इजीली स्टोर कर सकते हैं और फिर उसको रिट्रीव कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, चाहे वो गृहिणी के अकाउंट्स हों, चाहे बैंक के अकाउंट्स हों, या किसी और ऑफिस की इन्फॉर्मेशन हो। तो डिजिटलाइजेशन हर चीज़ में लाइफ को इतनी इजी और स्मूथ कर रही है, एक फिंगर टच पे सारा काम हो जाता है, जिसमें पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। आज भारत इस क्षेत्र में एक महाशक्ति के तौर पर उभरा है, और केंद्र सरकार की नई नीतियों के चलते आने वाले समय में इस ताकत में और इजाफा होना तय है।